हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हमने एक बार प्लान बनाया था, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बताता हूँ आपको और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है सर पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग। मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग तो हम करते हैं वो ठीक है, उसके बाद की भी प्लानिंग होती है बहुत सारी, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। ओके, मतलब 60 प्लस के मतलब जब भी व्यक्ति रिटायर्ड हो, जब भी जो भी एज में रिटायर होने चाहिए, उसके बाद की प्लानिंग के बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि उसके बाद का क्या हम कर सकते हैं। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम आज क्या कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में बेसिक चीजें हमें बात करनी है। तो सर रिटायरमेंट के बाद तो मुझे लगता है कुछ बेसिक से किसी व्यक्ति के लिए बेसिक खर्चे ही होते होंगे सर उसमें बहुत सारी चीजें होती है। बेसिक खर्चे तो ठीक है, दैनिक खर्चे, उसके बाद हेल्थ हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। मैं बता रहा हूँ कि अभी हम जब डिस्कस करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट कितना हमारे लाइफ में मैटर करता है। तो वही हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले से हम बताते हैं कि अगर हमें पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है ना तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Okay. जैसे एक होता है सेविंग प्लान्स। ठीक है। वो सेविंग प्लान्स हमें आज से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कंटिन्यूअसली सही तरीके से एक अमाउंट लेकर कंटिन्यूअसली आप आज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका रिटायरमेंट के बाद का जो है ना वो चीजें आपकी बनी रहे। तो सेविंग प्लान्स आपका होना चाहिए। एसेट मैनेजमेंट, ये सब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। एसेट मैनेजमेंट हम कैसे करें, उसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं। एसेट्स मैनेजमेंट का सर देखिए ना, दो तरीके हैं। और ये एसेट मैनेजमेंट से तात्पर्य एक्चुअली यहाँ पर ये है कि अभी हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर हमारे पास जो भी क्या बोला जाए उसको, एसेट संपत्ति प्रीवियस चली आ रही है, हमने उसको जनरेट की हुई है, ये मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो, तो उसको मैनेज कैसे करना है कि वो मेंटेन रहे। और हमारा सिनेरियो क्या है उसको खरीदने के लिए, क्या हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक एसेट्स होती है, शेयर्स भी एक एसेट्स होते हैं। तो इनको खरीदने के पीछे हमारा मोटिव क्या रहा है, क्या हमने उसको रिटायरमेंट के लिए खरीदा हुआ है, बिल्कुल, या हमने रिटायरमेंट के लिए खरीदा है, रिटायरमेंट के बाद के लिए खरीदा है, या उसके पहले के लिए खरीदा हुआ है, कि 10 साल का ओरिजिन है। तो ये जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हम कोई एसेट्स बनाते हैं, सपोज मेरी उम्र 21 साल है, मैंने एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, पर वो रिटायरमेंट के लिए नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 40 साल में फ्लैट थोड़ी ना रहेगा वहां। मतलब हालात ऐसे, बिल्डिंग गिर गई, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, है ना। तो अब पर एक मैंने एक लैंड खरीदी, उससे मैंने कहा कि यार मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ घर बना के मैं रहूंगा सब कुछ करके। तो इसको हम, ये हमारी प्लानिंग है। तो कौन सी एसेट्स को कहाँ लेके जाना है, ये एक मैनेजमेंट से सही होना चाहिए। तो हमारे डिसीजन जो प्रेजेंट में हमारे फ्यूचर को और हमारे आफ्टर रिटायरमेंट के को इम्पैक्ट करता है। तो वो एसेट मैनेजमेंट है। उसके बारे में सर मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, वो इसलिए ले रहे हैं, जैसे एक बार गाड़ी के मैंने जिक्र किया था ना कि जब हम कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो कंपलसरी इंश्योरेंस लेते हैं। कुछ लोग ना इसको इस तरीके से लेते हैं कि यार ये तो लेना ही पड़ेगा, पर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट कोई काउंट नहीं करते हैं। सर इंश्योरेंस में एक इंडिया में सबसे बड़ा जो फेलियर है या ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब हम जॉब कर रहे हैं, देखिए बहुत 80% लोग जॉब पे हैं, तो कंपनियों ने क्या कहा कि एम्प्लॉइयों के वेलफेयर के लिए मैं ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले दी। ठीक है, उन्होंने कहा कंपनी के एम्प्लॉय के फैमिली भी कवर हो रही है, पेरेंट्स भी कवर हो रहा है, बच्चे भी कवर हो रहे हैं, खुद भी कवर हो रहा है। और मैंने कभी इंश्योरेंस लिया ही नहीं बाहर से, ठीक है, कंपनी से कराता रहा मैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि कंपनी, जब तक रिटायरमेंट आया मेरा, कंपनी ने मैं रिटायर्ड हुआ, कंपनी ने पॉलिसी करनी बंद कर दी। अब मैं 61 की साल में जाके मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस लेना मेरे को। तो आप समझ रहे प्रीमियम कहाँ जाएगी, प्रीमियम कितनी हाई जाएगी। दूसरी बात, चलिए तो रिटायरमेंट की बात हो गई। हर कंपनी तो ग्रुप इंश्योरेंस करा नहीं रही है। मैं एक कंपनी में गया, उनने मेरे को, मैं 10 साल नौकरी किया, मेरी एज हो गई 45। अब मैं इंश्योरेंस करा, क्योंकि उस समय तक वो कंपनी मेरा टर्म इंश्योरेंस भी कर रही थी, ग्रुप पे लेकर रखा हुआ था। मेरा कोई एम्प्लॉय मर जाएगा, मैं 1 करोड़ दूंगी। वो पैसा सैलरी से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। पर 45 की उम्र, अब मैं जिस कंपनी में गया हूँ वो कह रहा नहीं भैया आप करा लो, हम आपको पैसा ही दे देंगे, हम कुछ नहीं काटेंगे। अब मैं 45 की उम्र, मैंने कहा मेरे को टर्म इंश्योरेंस दे दो। उन्होंने कहा भैया प्रीमियम 20,000 आ रही थी ना, अब वो प्रीमियम आएगी 60,000। तो सर इंश्योरेंस में ये बहुत बड़ा वो है। तो हमको ये डिसीजन कि हमको इंश्योरेंस कब लेना है, कितना लेना है, किस टाइम पे, इंश्योरेंस में टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है सर। इसीलिए तो वो इम्पोर्टेंट। और लोग इसको ना, जो हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, इसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है हमारा ये,
ये आगे जाके बेनिफिट देगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको क्या दिक्कत आती है, सबसे बड़ा इश्यू आती है आपके हेल्थ को बहुत दिक्कत सबसे बड़ा इश्यू आती है। तो आज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हेल्थ के लिए, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। और नॉर्मल खर्चे तो लगेंगे ही, मतलब मनोरंजन हो गया। अच्छा, जीवन भर जिस चीज के लिए हमने रिटायर्ड हुए कि हम रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे ये करेंगे, उन सब के लिए चाहिए पैसे चाहिए। बिना पैसे के तो फिर ऐसा है कि आप खेत चले जाओ और एकदम झोपड़ी में आनंद लें, बिल्कुल, तो वो संन्यास लेने वाली स्थिति हो जाती है। तो मनोरंजन, घूमने का इच्छा होती है, तो हमारे पास हम करंट में इतने फंड तो मेंटेन कर लें कि रिटायरमेंट के बाद हम इसको, देखिए रिटायरमेंट के बाद हो सकता है हमारा जीवन 20 साल का हो, 30 साल का हो, और हो 40 साल का हो, बिल्कुल अच्छा जीवन जिएंगे तो लंबा जीवन होगा। पर वो 40 साल तक क्या हमारी इनकम इतनी है कि हम हर महीने, यहाँ पर रिटायरमेंट के पहले हमारी इनकम पर मंथ पे है, हाँ, पर हमने जो रिटायरमेंट प्लानिंग की हुई है ना, वो बल्क में की हुई है। बल्क में की हुई है कि हम 60 होंगे 1 करोड़ आएगा, हाँ। ये होगा। पर क्या 60 से 70 तक 1 करोड़ रुपए चल जाएगा? अभी अपन को 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आपको लगता है कि अपन हर महीने उसमें से 10,000 रुपए निकालेंगे, बाकी पैसा रखा है तुरंत खर्च कर देंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। चाहे हम मकान बना लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी सर। तो सर रिटायरमेंट अगर हमारा बल्क में है, हाँ, तो भी तो वही स्थिति बनेगी। इवन उस समय तो इमोशंस जाग जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो सकता है जब आपका रिटायरमेंट हो उसी साल आपका पोता MBBS में एडमिशन ले रहा हो, और उस टाइम सारे पैसे उसमें लगा दिए। हाँ, कहते नहीं बेटा तुम दादू मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं लोन लेना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ। आपका तो हो गया है रिटायरमेंट, हाँ। वो 40 लाख मेरे को दे दो। हाँ। अब क्या करो, देना पड़ेगा। 8 साल में बच्चे ने MBBS कंप्लीट किया, 8 साल इनने के बाद ये निकल लिए। अब आप समझिए उनकी रिटायरमेंट लाइफ क्या थी। क्या जीवन भर रिटायरमेंट का फंड इसलिए इकट्ठा किया कि उसको MBBS करा सके। तो इसलिए कुछ ऐसे प्लान है जिसको हम सिस्टमैटिक की बाद में हमारी इनकम जनरेट हो, एग्जैक्टली, लॉटरी नहीं लगे कि एक साथ पैसा मिले, हर मंथ पैसा है, वो ज्यादा बेटर है, वो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके सर कुछ प्लान्स हैं, मतलब अपन करेंगे डिस्कस करेंगे। पर देखो दूसरा चीज पॉइंट अगर बात करूं तो सोशल सिक्योरिटी प्लान करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में जो भी चीजें होती है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सब चीजें प्लान लेना चाहिए। रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसमें हम स्कीम्स में हमें आज से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनेंशियल रिलेशनशिप जैसे बहुत सारे हम चीजें नहीं समझते हैं, तो आप उनसे भी राय ले सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं, चीज़ें हैं, उनसे भी राय ले सकते हैं, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें कि मुझे लगता है कोई स्कीम इससे भी बेटर है, या फिर ये होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस होनी चाहिए। इंजॉयबल रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, मतलब लगे कि हाँ यार उसके बाद भी बैठा हूं ना तो मैं उनसे तो बेटर हूं जो लोग अभी सर रिटायरमेंट की स्थिति ये होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि पैसा खुद चल कर आए। हाँ, कि 30 तारीख हुई है, हाँ, इवन कोई सी भी डेट हो, हाँ, कि ये हुई, हाँ, आपकी अगर जरूरत 50,000 की है तो 50,000 रुपये आपके पास। क्योंकि अगर अपन ने 40 साल वर्किंग करके हम ये अरेंज नहीं कर पा रहे हैं कि हम रिटायरमेंट, अच्छा यहाँ पे समय सर प्रॉब्लम ये है कि लोग, आप समझिए कि वो डेथ हो रही है कल, एज हो गई 85 की। देखिए 2 तरीके, मजबूरी में काम करना और इच्छा से काम करना। तो जो अपन का है कि नहीं अमिताभ बच्चन भी 85 को, भाई उनकी मजबूरी नहीं है, उनकी इच्छा है, उनका पैशन है। पर एक मजदूर जो 80 साल का हो गया है, या एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो 60 क्रॉस कर चुका है पर भी होम लोन की EMI खत्म नहीं हुई है, तो ये तो बैड रिटायरमेंट प्लानिंग ना। बिल्कुल। तो सर अगर मैं इसमें बात करूँ ना, जैसे कि एक हमने वर्ड बोला जैसे कि फाइनेंशियल रिलेशंस की बात किया, इसमें मतलब मेन चीज पता क्या होता है सर, एक दिक्कत बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग, आप, हम और जो भी इस जीवन में जी रहे हैं ना, बहुत सारी स्कीम्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पर ये हम किसी से शेयर नहीं करते। क्योंकि हमें डर लगता है कि ये शेयर करूंगा तो ये फिर हमारा फायदा उठाएगा, इमोशनली हमारे पैसे निकलवाएगा, ये करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग में सभी को होना चाहिए कि एक टाइम के बाद ना जो फाइनेंशियल रिलेशन मतलब ये होता है कि अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके खास हैं, उनसे आप शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हमने क्या क्या चीजें। कुछ लोग तो सर ऐसे हैं जो अफवाह में चले गए, चीजें चले गए, पर उनके पास बहुत कुछ था पर वो निकाल नहीं पाए। LIC ने अभी अनक्लेम्ड अमाउंट बताया है। हाँ। वो कह रहे हैं ये पैसा हमारे पास 20-30 साल से रखा है, पर उसको भाई कोई लेने वाला ही नहीं, ले लो। हाँ। वो अनक्लेम है, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर, क्योंकि उनने कभी किसी से शेयर ही नहीं किया ना। होता क्या है कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं, सपोज घर में 4 भाई हैं, हाँ, या 2 भाई हैं, हाँ, तो ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, अब मुझे एक पॉलिसी खरीदनी अपने बच्चे के लिए, ठीक है, तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी को बताऊंगा, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बच्चों तक को नहीं बताऊंगा। हादसा हुआ, मिसहैपनिंग हुई, पति पत्नी दोनों चले गए, गया वो
मैं 10 साल प्रीमियम भर चुका हूँ। हाँ। जिस बच्चे के लिए तुमने खरीदी उसको पता, उस बच्चे को पता ही नहीं है। और कौन क्लेम करेगा? किसी को पता ही नहीं तो कैसे क्लेम करेगा? फिर कंपनी कहती है अनक्लेम्ड अमाउंट, विंडो खुली हुई है 3 साल। हाँ। कोई क्लेम करने वाला नहीं है। फिर कहेंगे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाल दो। ये हो रहा है। तो ऐसा है कि एक टाइम के बाद आप अपने फैमिली से जो भी जिसको आप खास समझते हैं, जिसको लगता है आपको, उनसे शेयर करनी चाहिए, उनसे बताना चाहिए कि मैंने ये स्कीम ले रखी है, इसमें ये है, ये प्लान है। जो भी आपको चेंजेस होगा तो शायद उसका फैमिली और कुछ आपको अच्छी बताएगी चीजें, जो भी है, और उसे शेयर करना चाहिए। और जो हम बात करें इंजॉयबल रिटायरमेंट, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में खेलते होंगे, कुछ ना कुछ तो खेलते हैं आज की डेट में, सभी लोग खेलते हैं। सब करते हैं सर। सर एक टाइम के बाद ना स्पोर्ट, जैसे अभी आपके जो नहीं, जैसे आप एजुकेशन लाइफ में हम लोग होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम खुद खेल रहे थे, खूब खेलते हैं। फिर हम जब अर्निंग के लिए जाते हैं, जॉब या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा थोड़ा स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है। एक टाइम और आता है जहाँ पे अभी सारी चीजें फिर से कर सकते हो। बुढ़ापा, बचपना जीने का मन करता है। उस टाइम हम धोती लुंगी पहन के हम बैठ जाते हैं। हाँ। हम ना घर की पहरेदारी करने लगते हैं। सर यही है रिटायरमेंट, जो एंजॉयबल रिटायरमेंट के बारे में, इसी बारे में बात कर रहे हैं कि आपको ना एक प्लान करनी चाहिए कि यार जो चीजें में से छूट रहा है ना, जो चीजें हो रही है ना, रिटायरमेंट के बाद इनको खेलो, स्पोर्ट्स खेलो। स्पोर्ट्स कैसे? जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट खेलेगा भाई, इंडोर गेम बहुत सारी चीजें होती है। आपकी जैसा फिजिक आपने बना रखा है, जैसी आपकी बॉडी आपने बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा सर, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बहुत सारे मैं दिखाऊंगा जो 60+ जो हैं वो हालत खराब कर देते हैं, इतना बेहतरीन खेलते हैं। उसका रीजन केवल एक ही है, क्योंकि उनके माइंड में ये चीजें कभी नहीं आया कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये नहीं खेल सकता हूँ। उन्होंने ये समझा कि यार स्पोर्ट्स हम भी खेल सकते हैं, सभी है। अगर उन्होंने ये समझा तो सोचो कि जो इंश्योरेंस आपने ले रखा है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, वो केवल ले रखा, आपको ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, और आपके ज्यादा बेनिफिट, मुझे लगता है ज्यादा खुशी वही इंसान है जो इंश्योरेंस लिया तो है बट उसका यूज नहीं कर रहा है, वो ज्यादा प्रॉफिट में। जो यूज कर रहा है ना वो ज्यादा नुकसान में, ज्यादा नुकसान। ज्यादा लोगों को ये लगता है कि हर साल तो प्रीमियम भर रहा हूँ, क्लेम ही नहीं कर पा रहा हूँ। पर यकीन मानिए, आप नहीं क्लेम कर रहे हो ना, आप ज्यादा सुखी हो, ज्यादा अच्छे हो। तो रिटायरमेंट के बाद आपको ये प्लान होना चाहिए, जिस तरह का जो भी है। कुछ लोगों का स्पोर्ट्स का शौक है, आप स्पोर्ट्स कीजिए। कुछ लोगों का शौक है कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, वो जाइए। आपको कुछ है जो आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें वो आप कीजिए, पर कीजिए, आप ये प्लान कीजिए। हम हमेशा आप इस चीज के लिए रिटायरमेंट नहीं होते हैं कि घर के पहरेदारी करने के लिए नहीं सर। वो तो सर क्या रहता ना, बाहर खाना खाने जाना है, ठीक है सब लोग चलो, दादाजी घर पर रहेंगे, दादाजी घर पे रहेंगे। वो दादाजी अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं, दादाजी घर पर रहेंगे, कर रहे हैं। सब घर के अंदर सो जाएंगे, बाहर का गेट खुला है, दादाजी बाहर सोएंगे, दादाजी बाहर सोएंगे। सर आज भी गाँव में ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, उनका सबसे पहले बार ड्रेस कोड चेंज हो जाती है, वो धोती में आ जाते हैं, लुंगी में आ जाते हैं। हम तो रिटायर्ड हो गए, चेयर लगा के, उनका चेयर लगा हुआ है, उनका कोई चबूतरा बना होगा, हम रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए, वो अलग से दिखेगा, अच्छा अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। और वो कुछ ज्ञान दे रहे होंगे, कुछ ऐसे कर रहे होंगे, पर उनका एक फिक्स हो गया सीट वहां पे, कहीं जा नहीं सकते हैं। आप भी चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा? अरे क्यों भाई, आपके जब आप बाहर जॉब कर रहे थे तब भी तो चल रहा था ना। आपकी जीवन वहां से खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। नहीं, उनका रिटायरमेंट का पैसा घर में रखा होगा ना तो सुरक्षा के लिए खड़े हैं वो। सर ऑनलाइन आज का जमाना हो गया, आप स्कीम में डालें और आप एंजॉय करो। मतलब आपके प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए यार कि रिटायरमेंट के बाद ये चीजें हम करेंगे यार, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। अच्छा, इसके कुछ रिटायरमेंट के सर कुछ प्लान भी हैं फाइनेंशियली सर, उसके बारे में हम अभी वही तो इसी में तो बता रहा हूँ कि सर स्कीम, हाँ, ये तो हमने बता दिया कि चीजें ये करनी चाहिए। अब स्कीम पे आएंगे कि हम स्कीम क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आपने एक बार बताया था नेशनल पेंशन स्कीम्स, ये स्कीम होती है जिसके अगर आप लोगों को वीडियो अगर वो जानना हो कैसे होता है क्या होता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने इसमें एक जिक्र किया था, अच्छा बात किए थे, नेशनल पेंशन स्कीम्स होती है, इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है सर, ये एक अच्छी स्कीम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली इसमें हाई रहता है, बैंकों को इंस्ट्रक्शन रहता है, बैंक को हर बैंक में और पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है इसकी। हाँ, ये चीज नॉर्मल एफडी से और उससे ज्यादा ब्याज मिलता है और पॉलिसीज भी अच्छी हैं, विड्रॉल की लिमिटेशन भी है, लोगों को बहुत बेनिफिट है, पर वो नहीं पता होता है इनको, इसीलिए ये चीजें होता है। पेंशन प्लान फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी,
इसको सर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी बोलते हैं, इसको SWP। हाँ। और पेंशन प्लान दोनों चीजें सेम ही हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ सालों तक पैसा डिपॉजिट करते हैं, SIP कर रहे हैं। हाँ। समझिए SIP कुछ समय बाद SWP में बदल गई। मतलब जैसे मैंने 10 साल 10,000 रुपए दिए, 11वें साल से मैंने 10,000 20,000 जो भी पॉलिसीज रहती है उसके हिसाब से हर मंथ लेने चालू कर दिया। हाँ। तो ये पेंशन हो गई। और नहीं तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इतना पैसा मैंने दिया, उसकी यूनिट बढ़ गई, फिर वो बल्क वाला सीन आ जाता है कि मैं इतना पैसा निकाल लेता हूँ, मेरी वैल्यू इतनी हो गई। पर ये विड्रॉल प्लान बेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर एक है म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, एक रिटायरमेंट प्लान भी होता है म्यूचुअल फंड में, आप वो कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए करना चाहो तो। उसके बाद एक होता है गवर्नमेंट प्लान स्कीम्स होता है, गवर्नमेंट जो होता है गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स होता है, सॉरी गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स होता है, वो अलग से है। हाँ, मोदी साहब की चल रही है पेंशन। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इक्विटी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। बहुत सारे इंडेक्स फंड जैसे होते हैं उस पर भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ETF के बारे में हमने बात ही की थी, अगर वो करना है तो वो कर लो सर, उसमें बहुत बेनिफिट हो जाएगा अगर आज से कर दें तो। किसी ने बता रहा हूँ कि अगर केवल 100 शेयर भी अगर ले लिया आज की डेट में तो सोच के देखो कि आप 60 के पास अगर जाओगे तो उसके बाद आपका क्या वैल्यू उसका मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसपे आपको आज ही प्लान करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या क्या चीजें सबसे मेन मतलब फाइनेंशियली तो ठीक है, अगर आपको सिक्योर बहुत अच्छी लाइफ चाहिए रिटायरमेंट के बाद, सबसे ज्यादा जरूरी है बिल और स्टेट प्लानिंग। मतलब जीते जी आप अपनी वसीयत बना दें कि आप किसको क्या देने वाले हैं। एग्जैक्टली नहीं तो क्या आप रिटायरमेंट के बाद ना, आप समझिए आपका बस नहीं चलता है, बच्चों का चलता है, बच्चों के बच्चों का चलता है। और आपकी स्थिति एक ऐसी हो जाती है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना सर, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इसलिए उसके प्रॉपर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा पार्ट है आपकी रिटायरमेंट लाइफ को सुकून से जीने का। क्योंकि आप अगर आप सपोज आपने रिटायरमेंट को उसके पहले ही आपने बता दिया भाई मेरे पास 3 मकान है, एक बेटे को दे दिया, एक बेटे को दे दिया, एक मेरा है, आपने बता दिया। पर आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास 3 मकान है, बच्चे 2, अब बेटा कहेगा मेरे को ये वाला चाहिए, अब बेटा बताएगा कि ये वाला चाहिए मुझे, और आप इमोशंस में बह जाओगे और किसी ने जब तक आप बांटोगे नहीं वो है ना, आप एक के साथ गलत करोगे बिल्कुल। क्योंकि एक मकान का मैप थोड़ा अच्छा होगा, एक का अच्छा नहीं होगा, तो एक के साथ गलत करोगे। पहले बनी होगी, तो इसलिए संपत्ति का और पैसे का सही ढंग से बंटवारा बहुत जरूरी है आपकी रिटायरमेंट, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप एक एज आती है मेरे को रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, बच्चों के प्यार की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, वो तभी मिलेगा या उसका बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब ये फाइनेंशियली और पुश्तैनी संपत्तियां और आपकी अर्निंग को बांटने के लिए। सर मैं एक चीज बताऊं, एक ने किसी ने बड़ा अच्छा बात बोला था, मैं उसको एक बार बताता हूँ। एक ने बोला ना कि हम लड़के हैं सर, मतलब जब हम पढ़ाई करने बाद खत्म करने बाद जब जॉब पे गए तो मेरी इज्जत थोड़ी बढ़ गई, घर पे जॉब करने लगा इज्जत बढ़ गई, फिर थोड़ा सा ना जॉब में प्रमोशन हो गया और इज्जत बढ़ गई, फिर एक टाइम ऐसा है कि मेरे पास ना बहुत अच्छा खासा अर्निंग होने लगा, तो मेरे पूरे फैमिली खानदान में बहुत इज्जत बढ़ गई। फिर कुछ क्राइसिस आया, कुछ ऐसी चीजें आई जो कंपनी छोड़नी पड़ी, कुछ हुआ, उसका सैलरी मेरी कम हो गई, कुछ टाइम में सैलरी कम हो गई, तो मेरी इज्जत थोड़ी कम हो गई। फिर उसके बाद मेरा कुछ ऐसा है क्राइसिस, मेरा एक्सीडेंट कुछ हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था अर्निंग, तो मेरी इज्जत बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इज्जत आपकी हो ही नहीं रही थी, न आपकी बेइज्जत हो रही थी। इज्जत और बेइज्जत आपकी पैसे की हो रही थी, पैसे से ग्राफ आपका ऊपर नीचे हो रहा था, पैसे की वजह से आपकी ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा था। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना। एक सबसे बड़ा डिफरेंट एक और चीज बताता हूँ जो सभी पेरेंटिंग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। क्या करते हैं पता सर, ये लोग ना जब मैं खुद भी बता रहा हूँ चीजें कि ये लोग क्या करते हैं कि जैसे 3-4 बच्चे हैं, उनके भी बच्चे नाती पोता जो भी है, अब क्या करते हैं ये लोग ना प्यार को जो देते हैं ना, जो प्यार देते हैं उसमें पक्षपात ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो पढ़ने में अच्छा है उसको ज्यादा प्यार, जो अनपढ़ है उसको कम, जो पैसा ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा। तो सिखाते आप ही हैं, आप ही सिखाते हैं कि जिसके पास से ज्यादा अच्छा है उसी को ज्यादा प्यार देना। तो जब आप बंटवारा, जो आप विल का बात की है ना, जब आपने एक बच्चे को दे दिया ऐसा चीज, आप दूसरे को नहीं दे रहे और उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको बराबर का दोनों प्यार करें, नहीं करेंगे सर। तो जब आपने पक्षपात सिखाया है, जब आप ही सिखा रहे हो उसको कि किसको कितना किस वजह से देना, सबसे पहली बात ये होना चाहिए, मेरा पर्सनल थॉट ये होना चाहिए कि जितने भी आपके परिवार है ना, सब आपसे छोटे हैं, सभी आपके लिए इक्वल होना चाहिए, इक्वल। जो पढ़ने में अच्छा हो, खराब हो, जो भी चीज में हो, चाहे वो अर्निंग हो किसी, इस चीज से आप नहीं उसको जज करें
क्योंकि इस चीज से अगर आप जज करेंगे तो यकीन मानिए वो जज आप उनका नहीं कर रहे हैं, वो लोग आप ही का करेंगे। और जिस दिन आपका करेंगे ना उस दिन आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, बिल्कुल, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर उसके पीछे होने के आपने ना जितने सालों से आपने जो प्रोसेस किया ना वो सबका आपका फल मिल रहा है। तो बेसिकली कुछ ऐसा है नहीं, आप इक्वल समझिए, सभी आपके लिए प्यार है, आपके पास जो भी आता है सबको प्यार दीजिए। प्लानिंग प्रॉपर अगर आप रहेंगे, टाइम टू टाइम आप सारी चीजें इन चीजों से अपडेट रहेंगे, ये हैबिट अगर आज से अगर डाल लेंगे, आज 20 साल 22 साल से अगर आप हैबिट डालते हैं, 30 साल के एज में आप डाल रहे हैं, तो आपको ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, है ना। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को पोस्ट रिटायरमेंट बहुत जरूरी है सर, मतलब बहुत जरूरी। लोग रिटायरमेंट तो प्लान कर लेते हैं, पर रिटायरमेंट प्लानिंग में एक पर्टिकुलर टाइम प्लान कर लेते हैं। मुझे 45 में, तो 45 में मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ। अरे 45 के बाद भी तो लाइफ जियोगे आप। और सर वो ज्यादा अच्छा 45 और 30 और 35 और 45 जो एज है ना, इस एज में किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो आप। और डिपेंडेंट तो छोड़ो, आप कहीं भी चाहो जा सकते हो, अपनी फैमिली उठाया चला गया। पर रिटायरमेंट के बाद जो एज होता है ना, वो जो एक टाइम होता है ना, एक तो सबसे पहले बात आपका बॉडी उतना अच्छा है, सबका एक बॉडी सभी का एक्टिव नहीं होती है, तो एक तो बॉडी वैसी नहीं आपका काम देगा, हेल्थ आपको वैसा सपोर्ट नहीं करेगा, फैमिली आपको एकदम से चीजें नहीं कि आप सबको छोड़ के जा सको, चीजें कर सको। तो बहुत सारे जब आप ये अभी से ये सारी चीजें हैबिट आप डाल दोगे ना, जब प्लानिंग प्रॉपर मैनेजमेंट करके चल, आपको दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ यार खेलो कूदो, एंजॉय करो, स्पोर्ट्स लो, आप हर जगह इंडोर गेम आउटडोर गेम सब होता है, लूडो खेलो, चेस खेलो, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, घूमने चले जाओ, साल में एक बार हमने स्कीम से ये पैसे रखना है, इतना बचाना है जो हमें स्कीम से निकल रही है, और एक बार चलेंगे टूर पे जहाँ पे पूरी फैमिली जाएगी, आप पार्टी दो, एंजॉय करो आप। तो ये सब सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये है एक रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग आज का जो टॉपिक है। ठीक है सर, चलिए अच्छा है चीजें, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।